अयोध्या के बाद बनारस, जागृति राही जी हैं। ये लोग विचारों की बात करते हैं, तो विचार ही लोग हैं, कहीं जहाँ कहीं से भी विचार निकले, उसको कैसे खत्म करें। तो गांधीवाद पे जिस तरीके से इन्होंने गांधी के जीवन मूल्यों पर, गांधी के आदर्शों पर, और वही बात, वही नारे में ये लोग समाजवादी पार्टी को भी देखते हैं कि समाजवादी पार्टी तो यादवों की पार्टी है, मतलब मुसलमानों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है। और ये शायद उनको हजम नहीं हो रहा है कि आने वाला चुनाव, अब उनको संकट इतना नहीं है, उनको संकट ये है कि आने वाला चुनाव कहीं माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में न लड़ा जाए। अरे माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में नहीं, समाजवाद के नेतृत्व में चलती है समाजवादी पार्टी, और पूरे देश को चलना पड़ेगा समाजवाद के नेतृत्व में। आप इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं जागृति राही जी? और समाजवाद के दो धुरंधर बल्लेबाज इस समय देश के पैमाने पर सदन में दोनों एंड पर लगे हुए हैं। आप इन सारी प्रक्रिया को आप कैसे देखती हैं जागृति राही जी? धन्यवाद आनंद जी। बाकी सारे पैनलिस्टों को और बहुजन संवाद के दर्शकों को नमस्कार। मैं इसको इस तरह से देखती हूँ, ये सीधे सीधे जो भी राजनीतिक कदम है या समझदारी पूर्वक कदम लिया गया है, उसका नतीजा इससे ही साफ हो जाता है कि किस तरह से विपक्ष की पार्टी भाजपा हो या बसपा हो, उनको कितना बुरी तरह से तिलमिला गए हैं। जो मैंने बसपा नेता मायावती जी का बयान भी पढ़ा और मौर्य जी का भी बयान देखा, तो उनको चिंता हो आई अचानक से, वो बसपा जो हाथी शंख बजाएगा और अरे ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, अब उनको ब्राह्मण के बनने से दिक्कत हो रही है। और दूसरी तरफ ये मौर्य जी जो चित्पावन ब्राह्मणों के दिमाग से निकली हुई पार्टी में बैठे हुए हैं और ऐसी तैसी करके रखे हैं संविधान के, उनको अचानक से समझ में आता है। 79% वोट, यूपी की बात करूं तो 79% वोट सवर्णों का एकजुटता के साथ बीजेपी को मिला है इस बार के चुनाव में। और उसके बाद भी उनको असुरक्षा होती है। एक विपक्ष का नेता अगर समाजवाद के इतने पुराने नेता को विपक्ष का नेता बनाया जाता है। दिक्कत क्या है कि वो लोग सोशल जस्टिस से तो आते नहीं, सोशल जस्टिस से उनका दरअसल कोई लेना देना नहीं है। वो उनका नारा जो है वो है सोशल इंजीनियरिंग का, और सोशल जस्टिस में और सोशल इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा फर्क है, और इसी फर्क को वो लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है। मैं बात करूं तो मैंने देखा है दोनों समय में, गांधी विद्या संस्थान से जुड़ी थी और वहां तमाम मतलब मायावती जी के जमाने में वो लड़ाई, वहां पे आरएसएस ने अटैक किया और वाजपेयी जी की गवर्नमेंट से तो लड़ाई शुरू हुई, तो उनकी गवर्नमेंट में जो उच्च शिक्षा मंत्री थे वो आरएसएस बैकग्राउंड के व्यक्ति थे, इसलिए उन लोगों ने हमारी कोई मदद नहीं की। हमारी मदद जब कुछ हुई तो वो समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई और समाजवादी जो उच्च शिक्षा मंत्री आए तो उन्होंने फिर वो कैंपस हमारा खाली करवाया था, और उस तरह से तो मैं इस तरह से देखती हूँ कि देखिए, विचारधारा में और राजनीतिक कलाबाजी में, गणित बैठाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हमारी दिक्कत ये हुई है कि हिंदुस्तान की राजनीति या यूपी की राजनीति की बात करूं तो वो अपनी विचारधारा की जमीन कमजोर पड़ती गई, और गणित, राजनीतिक सत्ता पाने का गणित जो है वो हावी होता गया, और इसीलिए जो समाजवाद की धरती कहा जाता था उत्तर प्रदेश, वो आज सीधे सीधे तो उग्र हिंदुत्व और कट्टरता की राजनीति का मतलब वो माना जाने लगा, उद्गम स्थल माना जाने लगा है, और उसको गुजरात मॉडल के नाम से या कहें तो यूपी मॉडल के नाम से कहा जा रहा है। जहां तक इस एक कास्ट बेसिस की जो पॉलिटिक्स को लेकर के उनका नाम लेने के बाद, पहले तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि वो उनका चयन इसलिए हुआ है कि वो एक खास जाति से आते हैं और गणना से करते हैं। मुझे लगता है अखिलेश जी के जाने से जो विधानसभा में जगह खाली हुई थी, उस जगह को भरने के लिए इससे ज्यादा बेहतर नाम उनके पास दूसरा कोई हो ही नहीं सकता था, जो 2 बार नेता रह चुका हो विधानसभा में, और उसके बाद इतने सीनियर व्यक्ति हैं वो, एक तरह से जैसे खड़गे जी हैं वहां पे दिल्ली में, वैसे ही ये होंगे मुझे लगता है। तो ये एक बहुत सही तरीके से सोचा समझा हुआ कदम है, लेकिन जिनको चश्मा लगा के हर चीज को उसी राजनीति और चुनाव के अंक गणित से देखना है, वो इसी तरह के कमेंट्स करेंगे, इस तरह से सोचेंगे, क्योंकि उनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है।
एक और मैसेजिंग बहुत अच्छी, अगर इसको ऐसे ही देखें कि जातियों की परसेंटेज वाइज अगर कितनी जनसंख्या है, तो यूपी में कहा जाता है कि 12% के लगभग ब्राह्मणों की जनसंख्या है, या फिर कहें कि सवर्णों की जनसंख्या है, जो अभी योगी जी के लिए उसमें और जो जातियां हैं, चाहे वो ब्राह्मण के अलावा भूमिहार है, राजपूत हैं, बनिया है और लाला है, तो ये 4-6 जो जातियां हैं, इनकी कुल आबादी जो 18-19% अगर होती है, तो आप इसको पूरी तरह से जो सोसाइटी में है उनको ढकेल के साइड में करके और उनको एक दुश्मन की तरह प्रेजेंट करके करेंगे, तो आप फिर वही आरएसएस की जो लाइन है कि मुसलमान का को एक दुश्मन बनाया, वैसे ही राजनीति करेंगे, और उसमें और इसमें मुझे क्वालिटेटिव फर्क नहीं लगता, क्योंकि ऐसे संगठन हैं जो लगातार ये दुश्मनी का भाव दिखाते हुए नफरत फैलाते हैं जाति के नाम पे भी, कि आपका शत्रु कौन हो सकता है, तो एक वही हो सकता है, और उसका नतीजा है कि सवर्ण समाज में अपने आप में, जहां लंबे दौर में मंडल की राजनीति के बरक्स जो है, या समाजवादी राजनीति के बरक्स यूपी बिहार में हिंदी बेल्ट में पिछड़ी जातियों का या और दलित वर्ग का ज्यादा कहे तो वर्चस्व रहा है शासन में, सत्ता में, तो वो एक असुरक्षा का भाव जो हुआ, उसका फायदा भाजपा ने खूब लिया है, और वो असुरक्षा का भाव, उसमें दुश्मनी जगाई गई है नए यूथ में आरक्षण के सवाल को लेकर के, और इस एक बुद्धि को सुलझाए बिना मुझे नहीं लगता कि इस देश की इस नफरत की राजनीति का कोई हल निकलने वाला है, स्थायी हल निकलने वाला है। इसलिए इस तरह के कदम लेना, चाहे वो सिंबॉलिक, अगर ये केवल इसलिए भी है कि हमने उनको भी साथ लिया है, तो ये बहुत अच्छा समझदारी पूर्वक दिया जाने वाला मैसेज है, जो जरूरी है दिया जाना, कि हम किसी एक खास वर्ग को, किसी भी कास्ट को या किसी भी वर्ग को हम पूरी तरह से खारिज नहीं करते, नकार नहीं देते, उनको हटा नहीं देते। ये जो तरीका है, ये आरएसएस का हो सकता है, भाजपा का हो सकता है, जो किसी जमाने में सर्वोदय आंदोलन और जेपी आंदोलन से चीजों को कॉपी पेस्ट करते करते गांधीयन समाजवाद का नारा लगाने लगी थी, वो फिर वापस अपने स्वरूप में आ गई। तो आप फर्जी नारों के साथ आप अपना नैरेटिव नहीं गढ़ पाते हैं, इसलिए आपको वापस रथ पे सवार होना पड़ा, और वो रथ के जवाब में फिर बाकी सारी पॉलिटिक्स खड़ी हुई। तो हम लोगों को एक राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे अगर हम देखें, तो मैं सीधे ये मानती हूँ कि ये जो उग्र कट्टर हिंदुत्व वाली लाइन पे सवर्ण समाज का युवा अगर जाता है, तो उससे बचाने की जिम्मेदारी भी समाजवादी राजनीति की होती है, और उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह से उनको साथ लेकर ये किया जाएगा, तो वाकई में सच मायने में उसमें सेंधमारी होगी, क्योंकि आज वो युवा इस सरकार से बुरी तरह निराश है, बेरोजगारी के मसले पर या और तमाम चीजों, महंगाई के मसले पे, या जिस तरह से परीक्षाओं का मामला हो रहा है, भ्रष्टाचार जिस तरह से, कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, उससे वो जो सवर्ण सो कॉल्ड तबका, उसका भी युवा बुरी तरह फ्रस्ट्रेट है। तो एक ये बहुत समझदारी पूर्वक निर्णय होगा कि हम उनको भी साथ लेकर चलते हुए दिखाई भी दें, केवल कर रहे हैं इससे नहीं होता है, क्योंकि मीडिया उनका है, वो जो चाहते हैं वो सुनाते हैं, दिखाते हैं, और एक दूसरे के खिलाफ। आप देख लीजिए मणिपुर उसका उदाहरण है, शरद पवार जी को कल कहना पड़ा, परसों कहना पड़ा कि हमारे महाराष्ट्र में भी मणिपुर बन सकता है, तो आप हर जगह मणिपुर बनाने की संभावनाएं खोजते हैं। इसलिए किसी भी तबके को, समझदारी यही है कि इंडिया गठबंधन के हर पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि किसी भी तबके को समाज के उनके लिए उनके पाले में धकेलने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। अपने नारों को बोलते वक्त, अपनी योजनाओं को करते वक्त हमको कितना इंक्लूसिव दिखना है, कितना शेयरिंग दिखना है, ये बेहद जरूरी है। हम बेहद इस चीज से सहमत है कि एक जमाने में वामपंथी जितने होते थे वो कहाँ से आए, लेफ्ट का आंदोलन कहाँ से आया था, ज्यादातर सवर्ण तबके के नेता उसमें भी थे। उसके अलावा समाजवाद की जो पूरी कहानी है, आप पूर्वांचल की ही बात कर लीजिए, तो भोजपुर बेल्ट से लेकर पूरा का पूरा जो आंदोलनों को लीड करने वाला तबका था, वो भी कौन था? वो वही शोषण करने वाला वर्ग जिनको डिक्लेयर किया हुआ है, उसी वर्ग से वो तबका भी आता था, जो विद्रोह करके अपने ही समाज से संघर्ष करके और उस विचारधारा को पोषण दे रहा था, उसको आगे बढ़ा रहा था, जिसमें समाज के तमाम दलित शोषित तबकों की लड़ाई वो लड़ रहा था। आज आपने पूरे के पूरे सवर्ण तबके को अगर वापस वहां पीछे ढकेल दिया है, जहां वो जाकर के कांवर धो रहा है या कांवर की तरफ जा रहा है, एकदम अंधविश्वास में जा रहा है, तो ये खतरनाक ट्रेंड है।
इस चीज को रिवाइव करने के लिए मुझे लगता है कि सोचना चाहिए था। आज ये मुद्दे के बहाने मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ये जो लड़ाई चल रही थी, द्वंद्व चल रहा था, तो वो उसको मुझे जाहिर करने का मौका मिला। और याद कर रही हूँ अपने दादाजी को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और पहली बार बलिया में गोली खाई थी जब झंडा फहराया था बलिया को आजाद करते वक्त। उस वक्त से वो कट्टर समाजवादी रहे, कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी उन्होंने पार्टी, और उसके बाद सर्वोदय आंदोलन ज्वाइन किया। उस जमाने में वो जाके दलित बस्ती में, जमींदार परिवार से थे, लेकिन जब दलित बस्ती में झोपड़ी बनाकर रहते थे और जनेऊ तोड़ के फेंका था, और कोई पंडित अगर घर में चढ़ता था पूजा पाठ कर्मकांड के लिए दादी की वजह से, तो वो लठ लेके दौड़ा लेते थे। तो ये हमारे पंचदेव तिवारी दादाजी की विरासत रही है, जिसको मैं आज तक ओन करती हूँ पूरे दिल से। और हम लोगों के परिवार में किसी ने जाति सूचक नाम नहीं लगाया, और मैं ऐसी अकेली नहीं हूँ, हजारों परिवार हैं सर्वोदय आंदोलन से निकले हुए जिन लोगों ने अपने नामों से, सर अरुण त्रिपाठी जी अच्छी तरह जानते हैं कि नाम से अपने जाति सूचक नाम